Now, हाँ, so today जो एक्चुअली मेरा टॉपिक था दैट वाज अबाउट मॉडल वर्ब्स ऑफ कोर्स. तो मॉडल वर्ब्स की आज बात करते हैं. पहले लेट मी टेल यू कि मॉडल वर्ब्स हैं कौन से. मॉडल वर्ब्स का दूसरा नाम मॉडल ऑक्सिलियरीज, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं इनको. ऑक्सिलियरी वो होता है जो हेल्प करे, हेल्पिंग वर्ब हो. सो एक तो बात यह है कि ऑल द मॉडल वर्ब्स आर एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स. एंड कौन कौन से हैं? कैन, could, will, would, shall, should, may, might, have to, must, need to. Used to भी semi modal verb है. अच्छा, one thing I missed here. So more or less these are the modal verbs. सबसे पहला तो उसूल ये है कि if we are using the modal verbs in general sense, तो हमेशा ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होते हैं, सब के सब. यानी इनमें से कोई भी सिवाय इसको मैं जरा हटा लूं. ये जो बाकी जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, may, might, have to, must, need to, ये एक ही वक्त में दो टेंसेस के लिए यूज हो सकते हैं. प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल ऑफ देम. फर्स्ट थिंग, प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, यूजेस में बताता हूं अभी. फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो फिर व्हाट अबाउट पास्ट? जो नेचुरल जो यूज है उनमें कुछ ऐसे हैं जो पास्ट के लिए अलग से यूज होंगे. लेट मी हाईलाइट द वंस, या लेट मी गिव देम अ कलर, कि जो बिल्कुल विदाउट एनी चेंज पास्ट के लिए यूज होंगे. अच्छा, सो could, would, might, ये प्रेजेंट के लिए भी यूज होते हैं, ये पास्ट के लिए भी यूज होते हैं, ये फ्यूचर के लिए भी यूज होते हैं. बाकी जितने मॉडल वर्ब्स हैं उनको फिर थोड़ी सी उनके अंदर चेंजिंग लानी होती है अगर हम उनको पास्ट के लिए यूज करना चाहें. और सबसे ज्यादा जो पास्ट के लिए यूज होने वाले हैं वो could और would हैं. अभी मैं उनके ऊपर आता हूं. और जहां तक ताल्लुक है यूज टू का, ये हमेशा सिर्फ पास्ट के लिए यूज होगा, सिर्फ पास्ट के लिए यूज टू, एक मॉडल वर्ब के तौर पे. अब मॉडल वर्ब्स का फॉर्मूला ये है कि किसी भी सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब आना है तो आफ्टर द सब्जेक्ट यू विल हैव द मॉडल वर्ब and then you will have the verb's first form and then object. This is the formula. And ये जो first form है, ये कौन सी वाली first form है? This is the one कि जो हम base form of the verb कहते हैं. जैसे कि हमने be की बात की थी, जैसे हमने has have के अंदर have की बात की थी. So इसके अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, जैसे is am are है, जैसे has है, जैसे does है, जैसे रीड्स है, आर्टिकुलेट्स है जिसमें एस की एडिशन होती है, उनमें से कोई भी वर्ब यूज नहीं होता इनके साथ. और वर्ब की कभी भी इनके साथ सेकंड फॉर्म राइट आफ्टर द मॉडल वर्ब यूज नहीं हो सकती, कभी नहीं. तो फौरन बाद हमेशा 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रीड, यू कुड गो देयर, I would think about it. He might reach here in a while. इन सब sentences के अंदर अगर आप देखें तो verb की हमेशा first form यूज हुई. अब इनकी uses के अगर ऊपर बात की जाए कि कौन सा verb किस हवाले से, तो मैं डिक्टेट करता हूं, आप लोग थोड़ी सी लिस्ट बना ले if you are interested, क्योंकि ये बहुत लंबी बात हो जाएगी अगर इनके ऊपर मैं unnecessary details में जाऊं. अब एक काम करें, हर मॉडल वर्ब की अलग यूजेस की लिस्ट बना लें. मैं डिक्टेट करता जाता हूं. लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, कैन.
मैं साथ में कोई ना कोई सैंपल सेंटेंस बोलूंगा, आप लिख लें, बिकॉज ये मेरा एक्चुअल टॉपिक नहीं है, यू इंसिस्टेड तो मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, राइट, रादर आई विल मेक सेंटेंसेस, जस्ट टेक देम डाउन, जस्ट उनको नोट बना लें, उनके नोट कर लें उनको। द फर्स्ट थिंग इज कैन। कैन की सबसे पहली चीज है वो है एबिलिटी। एबिलिटी की बात होगी। सो चलें आपसे ही पूछते हैं, अनवार अपनी कोई एबिलिटी बताओ इंग्लिश के अंदर यूजिंग कैन। मैं सुन नहीं पा रहा आपको, सॉरी। हेलो सर, हेलो। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आप। यस, I think क्या कोई सलाहियतें आइडिया नहीं आपके है। अंदर? देखें, इस वक्त आप कोई जुबान बोल रहे हैं, वो एक एबिलिटी है। सिंपल बात पे इतना चले। नवीद, व्हाट आर योर एबिलिटीज? टॉक अबाउट वन। I can bat well. आई कैन, Bat well. हाँ, वो अच्छा बैट्समैन है, दैट्स एन एबिलिटी। आई कैन बैट वेल, आई कैन बॉल वेल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन क्लाइम ट्रीज, आई कैन प्ले फुटबॉल। Yes, Vijaya? I can cook. I can cook. Yes, this is ability. So पहली चीज कैन की कि ये एबिलिटी के ऊपर बात करता है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स इम्कान। इम्कान क्या चीज होती है? कि कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, you should take an umbrella with you because I think it can rain in a while. समझ आ रही है बात? Yes, sir. So that is a possibility. इम्कान है। Okay. Next, permission. Informal permission. Giving permission, asking for permission in both senses. For example, can I use your cell phone for a while? I need to make a call. Yeah, you can. तो permission देने के लिए, permission लेने के लिए can. But again, it is informal. For example, इसको यूं compare करेंगे, may is also used to talk about permissions, but that is comparatively a more formal expression. So जब हम किसी से फॉर्मल परमिशन मांगते हैं, जैसे क्लासरूम के अंदर वेरी फेमस सेंटेंस जो हर बच्चे ने जिंदगी में बोला जरूर है, मे आई कम इन। सो वो जो मे आई कम इन है, उसके अंदर भी एक परमिशन ही मांगी जा रही है, बट दैट इज रादर मोर फॉर्मल एंड पोलाइट। सो उसकी जगह पे आप अगर कैन यूज करेंगे तो it will sound a bit informal and sometimes a bit rude if it's a classroom environment. So can, better you should use it in informal situations, not in formal ones. Okay. तो ये देखिए, ये यूजेस में बता रहा हूँ, कुछ यूजेस आगे जाके रिपीट होंगे कुछ और मॉडल वर्ब्स के अंदर, तो इनको साथ साथ। देन अनदर वन इज ऑफर। व्हेन यू ऑफर समथिंग टू समवन, क्या ऑफर कर सकते हैं? If you want to reach there in time, I can give you the keys of my car. I can lend you my book if you want to give it a read. I can share my Wi-Fi password with you if you want it. समझ आ रही है? This is an offer. बीच में जहां जहां क्वेश्चंस हो प्लीज पूछते जाएं। Suggestions के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। For example, can we take the day off tomorrow? I need to travel somewhere. Suggest कर रहे हैं आप। Then
Another thing is you can use it for making requests. And again, this is a rather more informal one. Informal request. अब informal request क्या है? किसी से भी कुछ भी request करना. Can you please pass me that bowl of water? Can you please turn the lights on? Can you please do this? Can you please do that? Request है, but it's a bit informal. But it's fine in spoken English and in speaking module. You shouldn't be using it a lot. Writing में तो सिर्फ नहीं. तो अब writing में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो use होगी that is for possibilities and abilities. ये याद रखना, इनको स्टार करके रख लो अगर नोट्स बनाए हुए. Possibilities and abilities. Done with can. Next कौन सा है? Could. Could जो है इसकी अपनी भी आइडेंटिटी है, and it is also used as the past form of the modal verb can. तो जितने भी can के uses हैं उन सब के past के तौर पे यूज हो सकता है, पहली बात. लेकिन जहां पे ये प्रेजेंट में यूज होगा वो कौन सी सिचुएशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी, अ वीक पॉसिबिलिटी. वीक पॉसिबिलिटी से मुराद ये है कि जहां पे इम्कान कम हो. अगर कहीं पे स्ट्रॉन्गर चांसेस हैं तो आई विल यूज कैन. वीकर है या इफ आई वांट टू साउंड पोलाइट सो आई वुड गो फॉर कुड. जी, एनीवन? नोट्स बना रहे हो आप लोग या मैं ऐवे ही बोल रहा हूं? सर बना रहे हैं. ओके. देन अब देखें, हमने बात की थी एबिलिटी, कैन. हमने कहा कैन इज ऑल्सो पास्ट फॉर्म, कुड इज ऑल्सो द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. तो अब अगर आपकी प्रेजेंट में एबिलिटी है तो दैट इज योर कैन, और पास्ट में है तो वो कुड है. मिसाल ले लें, आई कुड स्पीक अरेबिक 10 years ago when I used to live in Kingdom of Saudi Arabia. I could speak Arabic. I could. Ability जो past में थी. Right? इसी तरह आप कह सकते हैं, कोई भी elderly शख्स कह सकता है कि I could play cricket well when I was young, but now I can't even walk properly. So past की ability के लिए could. Again, permission की भी बात हुई थी कि परमिशन देना, परमिशन लेना. खुद को परमिशन लेने के लिए भी यूज किया जा सकता है प्रेजेंट के अंदर, पोलाइट हो. लेकिन हम पास्ट की परमिशन के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल, आई कुड वॉच मूवीज इवन व्हेन आई वाज अ किड, माय पेरेंट्स वर नॉट टू स्ट्रिक्ट. यानी मुझे परमिशन थी कि मैं मूवीज देख सकता था. I could watch movies. We are not talking about ability here, of course. I could go to the cinema. I could spend nights out with my friends, even when I was in school. I mean, it was. इसका मतलब है कि I was allowed to. So major uses ये हैं. Weak possibility भी है, और weak possibility जो है, इसके ऊपर हम थोड़े तफसील से बात करेंगे. समटाइम्स वी आर श्योर अबाउट समथिंग, वी नो कि वो चीज पॉसिबल ज्यादा है, बट जस्ट आउट ऑफ पोलाइटनेस हम उस चीज को कैन के जरिए नहीं बोलते. कुड के थ्रू बोलना थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट तरीका है. कैन एनीवन मेक अ सेंटेंस फॉर अस प्लीज? यूजेस और भी हैं, लेकिन मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, बिकॉज हमारा एक्चुअल पर्पस बस उतना ही सीखना है जितना आईएलटीएस के लिए काम आए. वैसे और बड़ी बातें हैं इसके अंदर, सो आई डोंट वांट टू गो फॉर डिटेल्स. नेक्स्ट हमारे जी यस. He could open the business. He could Okay. open his business. Okay.
But he didn't. Next. हाँ, मतलब पास्ट की आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है सर। बस आपको आइडिया समझ आ जाए तो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अभी पूछ लें। है? नो सर। नो सर। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल वर्ब है विल। विल तो सबसे पहले हमने यूज किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। सो वो उसी के हवाले से भी यूजेस हैं, जैसे कि सबसे पहले तो वहां पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में तभी यूज करते हैं व्हेन वी हैव मेड अ डिसीजन राइट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एन इमीडिएट डिसीजन। नोट्स बना के रख ले, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा आगे भी क्लासेस में। इमीडिएट डिसीजन के लिए वी यूज विल, जो डिसीजन हमने अभी की अभी ली हो। अब साथ साथ चलें, वो जो मैंने कल कहा था कि विल की रिप्लेसमेंट में जो बातें मैं बताऊं वो भी साथ साथ बता देता हूं। अब एग्जांपल ले लें कि इफ आई कम टू द क्लास एंड क्लास में आके किसी का क्वेश्चन आए और मैं फौरन डिसाइड कर लूँ चले मैं इस हवाले से बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का सवाल आए कि मॉडल वर्ब्स के ऊपर बात करो, अभी मैं क्लास में हूँ और किसी ने अचानक कह दिया अच्छा मॉडल वर्ब्स, तो चलो टॉपिक पूरा हट के इधर आ जाएगा और हम कहेंगे ऑलराइट लेट्स टॉक अबाउट the topic that you want to talk about. So now I will talk about modal verbs. तो वो decision मैंने फौरन ले ली। इसी तरह let's imagine that you go to someone's house or an office and reaching there you get to know कि ये जो बंदा है he is busy somewhere, maybe he is in a meeting, maybe he is taking a bath, or maybe he is attending some guests, or maybe he's doing something but he's not available for a while, maybe for half an hour, maybe for 10 to 20 minutes, and then you say all right I will wait, because you have just made the decision. Now comparing it to the decisions that you make before you speak, यानी ऐसी decisions जो आप बोलने से पहले ले चुके होते हैं, 10 minutes ago, 20 minutes ago, half an hour ago, 1 day ago, 1 year ago, उसके लिए आप यूज करते हैं, खाली लिख लेता हूं, be going to. Now what is this be going to? be का तो आपको पता है, इसकी जगह पे I am going to, he, she, या it is going to, you, we, they are going to, ये स्ट्रक्चर आता है। Even these are modal verbs, semi modal verbs। अब ये will की जगह पे आ रहे हैं। अभी हमने उसूल क्या तय किया था कि मॉडल वर्ब के फौरन बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब यहाँ पे कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अगर आपको याद हो स्पीकिंग मॉड्यूल, एनीवन डज इट रिंग अ बेल? Yes, sir. So, जब स्पीकिंग मॉड्यूल में ये जगह आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन आगे जाके करूंगा कि व्हाई डू वी से आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज 60 सेकंड्स जब आपको मिलते हैं तो यू डिसाइड इन द फर्स्ट 10 to 20 सेकंड्स कि व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट। सो वो डिसीजन ऑलरेडी बनी हुई होती है, इसलिए हम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कहते हैं। सो इसके अलावा भी कोई भी डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल किसी का इस वीकेंड का क्या प्लान है, कोई बताए? Anyone? Quickly, please. आज ही I'll be going. वजीहा जो स्ट्रक्चर आप बना रही थी दैट इज करेक्ट, लेकिन उससे पहले हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहे हैं, मैं उसके साथ कंपेयर करके भी बताऊंगा। जो आप बता रही हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है,
जी अनवर, you are about to say something. I am booking my IELTS test. इसमें am going to कहाँ गया? I am going. देखें, इस वीकेंड पे आपका कुछ प्लान तो होगा, रियल वाला बता दो। ये रियल वाला है, मैंने टेस्ट बुक करना था। तो अब आप कहें कि आपने बुक करना है ना, तो बुक करना भी इंग्लिश में ही वर्ब है। तो अब आप कहेंगे, देखें जो पहला पार्ट है बी गोइंग टू वाला, वो तो फिक्स्ड है ना, आई एम गोइंग टू बुक माई आईएलटीएस टेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पहले से ही तय है। But because this is for future, so do mention some time as well. I'm going to book my IELTS test this weekend. I'm going to visit my grandparents next month. I'm going to go for a trip next week. I'm going to go. अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये भी गोइंग वो भी गो। ये जो बी गोइंग टू है, इसके अंदर कहीं पे कोई नहीं जा रहा। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैंने पिछली 1-2 क्लासेस में ये बात की थी कहीं पे कि हेल्पिंग वर्ब्स आर मीनिंगलेस, दे डोंट मीन व्हाट दे अपैरेंटली मीन। अगर हम उनको देखें तो हमने सिर्फ उनका टेंस सिलेक्ट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं कि whether it's going to be done in present, future, or was it done in the past. Tehsina, you unmuted your mic. You must want to say something, I suppose. So ये confusion लग रही है मुझे आप लोगों के दिलों में, दिमागों में कुछ है तो बताएं, आप बोलें। ये present continuous tense नहीं बन रहा, I'm going to talk about. प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट होता है वो। Okay, sir. That's the difference. And by the way, जिस तरह से हमने बी गोइंग टू स्ट्रक्चर को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया, मुझे सेंटेंसेस बनाने ही पड़ेंगे, आप लोग तो नहीं बना रहे। जानबूझ के उस वर्ब के साथ बना रहा हूं जहां पे कंफ्यूजन आ सकती है। All of these sentences have more or less the same meaning, and the one which is at the top जो ब्लैक में है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये इंटरेस्टिंग है, सुने। एंड जो रेड में है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जो ग्रीन में है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, बट मीनिंग तीनों की सेम है। And all of these three sentences and these three tenses are used to talk about future. Future indefinite भी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कंटिन्यूस भी फ्यूचर के लिए, और जो रेड में प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यूजेस जो हैं उनके इस तरह से अनयूजुअल यूजेस। सो थोड़ा सा यस ये जरा रिपीट कर दीजिए, ये ब्लैक और रेड और जो ग्रीन है इसमें आपने क्या कहा था? देखें, जो ब्लैक में जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, बिकॉज ये जो एम गोइंग टू है ये असल में विल की रिप्लेसमेंट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सो ये ब्लैक वाला सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, और ऑफ कोर्स फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो सेंटेंस है रेड वाला ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह जो लास्ट में ग्रीन में है फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है। इन तीनों में जो सटल डिफरेंस है वो फोकस का डिफरेंस है। जब मैं
यहां पे बात करूंगा तो मेरा फोकस होगा डिसीजन के ऊपर। एंड जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करूंगा तो मेरा फोकस होगा इनकम्प्लीट एक्शन, यानी आपने पहले डिसाइड किया हुआ है और ये काम करना बाकी है कि आपने लाहौर जाना है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस तो ऑफ कोर्स एन एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, तो यहां पे कंटिन्यूअस एक्शन के ऊपर फोकस होगा। मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। मैंने जानबूझ के वर्ब गो का यूज किया ताकि जो गोइंग टू गो है वो क्लियर हो सके। बाकी इट्स ऑल राइट, यू कैन यूज एनी वर्ब। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू deliver a speech in a seminar on 17th of July. Going to deliver, या आप कह सकते हैं अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में I am delivering a speech tomorrow, I will be delivering a speech, सेम चीजें हैं सब फ्यूचर के लिए। कोई कंफ्यूजन? टेंसेस के यूजेस आपको पता होंगे तो आप ज्यादा बेहतर सेंटेंसेस बना सकेंगे। एक तो हमने ये बात की कि हम जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन है, इमीडिएट डिसीजन है, उसके लिए हम एक्चुअली बात कर रहे थे विल की, यहां से हमारी बात चल रही थी। तो मैंने बी गोइंग टू का आपको बता दिया कि उसको हम जो डिसीजन पहले से लेते हैं उसके ऊपर यूज करेंगे। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर है, चलें उसके ऊपर भी बात करते हैं जब बी गोइंग टू की बात आ गई। बी गोइंग टू क्लियर है सबको? Am I talking to walls? स्पॉट किया गया आगे से। Be about to और be going to, ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक और जगह पे भी यूज होते हैं। When something is on a verge of happening, कोई चीज होने वाली हो तो उसके लिए भी हम ये यूज करते हैं। It is going to, it is about to, I am about to, यानी जो थोड़ी देर बाद जो काम होने वाला है। For example, I am about to conclude my class in 5 to 10 minutes, for example. The class is about to finish. They're about to board the plane. I am about to start a lecture. I am about to have my meal. उसमें भी हम be going to लगा सकते हैं। I am going to उसमें भी लग सकता है, वो actually will की ही जगह पे आ रहा है। So don't overuse the verb will, even when you are using it in speaking module. Okay, will की और भी uses हैं, जैसे एक use है predictions के लिए, लेकिन predictions और assumptions जो होती हैं उनके साथ हमेशा हम इस तरह के phrases use करते हैं जो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। I think, I feel, I reckon, I believe. सर एक क्वेश्चन। जी जी। सर आपने कहा कि स्पीकिंग में हम विल की जगह इनको यूज कर सकते हैं, तो क्या राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नहीं, ये असल प्रॉपर ग्रामर यही है। मैं इसलिए स्पीकिंग का कह रहा था क्योंकि हम इस वक्त आपके जहनों में कहीं ये ना आ जाए कि ये सिर्फ राइटिंग के लिए, ये स्पीकिंग के लिए भी है।
हाँ। और ये ज्यादा फॉर्मल उसूल है। नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश के अंदर लोग इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखते, दे यूजुअली मिक्स थिंग्स अप। लेकिन स्पीकिंग मॉड्यूल इज नॉट स्पोकन इंग्लिश। जाहिर है कि वहां पे भी किसी न किसी लेवल पे फॉर्मेलिटी का एलिमेंट है। ऑफ कोर्स राइटिंग में तो बिल्कुल है, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। तो इस तरह जब आप अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं किसी फ्यूचर इवेंट के हवाले से, तो विल तब भी यूज होता है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट तब भी यूज होता है। साथ में जाहिर है कि आप क्योंकि प्रिडिक्शन की है, आप सिर्फ अच्छा सपोजिशन के लफ्ज से मुझे याद आया, आप जी 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 मैं ये पूछ रही थी कि ये ज्यादा फॉर्मल है या विल ज्यादा फॉर्मल है? नहीं, विल देखिए, विल तभी फॉर्मल होके सही होगा जब वो उस सिचुएशन के ऊपर में जाएगा। अगर डिसीजन ऑलरेडी ली हुई है तो वो फॉर्मल नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। यानी जो बी गोइंग टू है, इट्स नॉट अ स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशन। ये स्पोकन इंग्लिश का एक्सप्रेशन नहीं, मतलब ग्रामर का स्ट्रक्चर है एक्चुअली, बी इट राइटिंग और स्पीकिंग। लेकिन जाहिर है कि राइटिंग के अंदर अब अगर कॉन्टेक्स्ट में वो सिचुएशन में जरूरत पड़ रही है कि वो डिसीजन पहले से ली हुई थी और मालूम है वहां पे, तो वहां पे विल तो नहीं यूज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। विल माइट साउंड फॉर्मल, लेकिन it's not formal all the time. When it's not according to the situations, जहां पे decisions already ली हुई हैं, वहां पे तो no way, वहां पे will कहां से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। So predictions के लिए आएगा तो बिल्कुल ये formal है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहना चाहते हो कि पाकिस्तान मैच जीतेगा किसी टीम से, प्रिडिक्शन है आपकी, तो अब आप कहेंगे आई थिंक पाकिस्तान विल विन, बिकॉज यू थिंक, बिकॉज प्रिडिक्शन है। यू माइट बी श्योर, लेकिन फिर भी जाहिर है कि आपका ओपिनियन है, बिकॉज कल किसने देखा है। सो उसी सेंस में बात हो रही है। सो प्रिडिक्शन, जाहिर है कि आप श्योर नहीं होते तो आप विल ही यूज करेंगे। और फिर जैसे मैंने बात की प्रिडिक्शन की ही सेंस में, सपोजिशन या असम्पशन या प्रॉमिस, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। इन सब में विल यूज होगा। मिसाल तो आप प्रॉमिस करते हैं किसी के साथ, तो जाहिर है कि वो भी एक्चुअली एक तरह का स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है बात करते हुए। सो प्रोमिस के दौरान भी हम यही यूज करते हैं। जैसे हम बच्चों से प्रॉमिस करते हैं, ऑलराइट आई विल बाय यू सम चॉकलेट्स। सो आई इज आई विल। इसके अलावा आप किसी से रिक्वेस्ट वगैरह करते हुए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट वगैरह के लिए और ज्यादा बेहतर मॉडल वर्ब्स हैं। विल यूज करना कभी कभार थोड़ा सा रूड लग रहा होता है, तो इसकी जगह पे हम वुड और कुड यूज करते हैं। इसलिए बस बाकी यूजेस के ऊपर मैं नहीं बात करूंगा। तो रिक्वेस्ट वगैरह करनी हो तो विल से ना करें, बिकॉज यू माइट साउंड रूड अगर आप ऐसा करेंगे। ओके, जैसे आपने आप ऐसे करें जी, आपने प्रेडिक्शन के लिए, assumption के लिए एंड प्रॉमिस के लिए आपने कहा, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा। और ये जो, और उसके अलावा मैं क्या, इमीडिएट डिसीजंस यानी स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। ठीक, ओके। हाँ, और राइटिंग मॉड्यूल में ये चीजें काफी हैं। हाँ, अगर स्पीकिंग मॉड्यूल में एक और चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं। स्पीकिंग मॉड्यूल में नॉर्मली हम जब लोगों की हैबिट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर आपको किसी भी शख्स के बारे में अपनी नॉलेज शो करनी हो कि कितना ज्यादा आप उस शख्स को जानते हैं, तो यू कैन यूज विल। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं he is so strange, he'll sit for hours without working, he will sit for hours without working, he will, यानी आप उसकी हैबिट जानते हैं। so in order to show off your knowledge about someone, you can use this in speaking module, कि आप किसी शख्स की हैबिट्स को कितना ज्यादा जानते हैं। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. So you might have to describe a person in speaking module. So for example, अगर कहते हैं describe a person who you like the most in your family, तो उसको describe करते हुए you should use this structure. You can use present indefinite as well while describing his or her features or routine या habits, but
meanwhile you have this option as well. So do keep shifting from present indefinite to future indefinite. Present indefinite और future indefinite दोनों उसकी जनरल हैबिट्स के लिए, जाहिर है कि जनरल हैबिट्स क्या है, वो प्रेजेंट में ही होती हैं, मतलब वो ऑन गोइंग होती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती, मतलब वो एक लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन है। तो इंडेफिनिट टेंसेस एक्चुअली होते ही हैबिट्स के लिए हैं, उनकी बेसिक यूज हैबिट्स के लिए है, यानी एनीथिंग दैट गेट्स रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, यानी ऑल द रिपीटेड एक्शंस, जितने भी रिपीटेड एक्शंस हैं वो सारे के सारे इंडेफिनिट टेंसेस में हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। अभी मैंने प्रेजेंट और फ्यूचर का तो जैसे रिपीटेड एक्शंस के चलो बता दिए कि हैबिट्स हैं, हैबिट्स के अलावा हॉबीज, डेली रूटीन, हर वो काम जो आप महीने में एक मरतबा लाजमी करते हैं, साल में एक मरतबा लाजमी करते हैं, यानी एनीथिंग दैट इज फिक्स्ड, कि ये चीज बार बार होगी, फिक्स्ड है वो चीज, लेकिन वो माजी का हिस्सा नहीं है, मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं है, प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है, दैट इज जनरल, वो इनडेफिनिट है, अनसर्टेन है, यानी वो किसी एक जमाने के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग स्टोरी है, लॉन्ग लास्टिंग किस्म की एक्टिविटी है जो होती ही रहेगी, होती आ रही है, होती है आमतौर पे। तो अब आप सोचेंगे कि भाई मैंने तो फ्यूचर की बात की, प्रेजेंट की, व्हाट अबाउट पास्ट इंडेफिनिट? माजी की हैबिट्स पास्ट इंडेफिनिट में होती हैं। तो चलें, जब बात छिड़ी है तो स्ट्रक्चर्स की ही, मेरा ख्याल है आज राइटिंग का इंट्रो तो हो नहीं सकेगा, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। पास्ट की हैबिट्स के लिए 3 स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये है, हमने इसके ऊपर कल परसों बात की है, ये है एक। दूसरा थर्ड, ये सारे पास्ट इंडेफिनिट ही हैं एक्चुअली। अब उसकी वजह बताता हूं। देखिए ये है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना पड़े या एम्फेटिक बनाना पड़े तो पास्ट इंडेफिनिट में कोई एक सेंटेंस बनाए कोई भी शख्स। जी कम अगेन प्लीज। पास्ट की हैबिट बताएं कोई किसी की, या वो चलो कोई सेंटेंस जो भी बनाया था, अभी क्या बनाया था? He laughed। अब ये सेंटेंस इधर है, he laughed वाला, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब अगर मैं इसको यहां पे ले आऊं, ये एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं, इसमें ताकीद है, he did laugh, वो हंसा था, तुम्हें नहीं पता, he did laugh। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। why? because now we have added a helping verb, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंस में सिर्फ एक मर्तबा आ सकती है, it can never get repeated within a clause। अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सेकंड में हो तो मेन वर्ब कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती, वहां पे मेन वर्ब ही रह जाती है, दैट इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो एक तो ये इशू है। नाउ सेकंड थिंग इज, अगर आप देखें यहां पे डिड लगने की फर्स्ट फॉर्म में, ये वुड भी तो असल में विल की सेकंड फॉर्म है। जिस तरह डिड डू की सेकंड फॉर्म है, इस तरह वुड विल की सेकंड फॉर्म है। सो जब सेकंड फॉर्म लगा है वुड, सो नाउ यू डोंट नीड एनी अदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और वैसे भी इसी उसूल की वजह से मैंने पहले भी कहा था कि मॉडल वर्ब्स के बाद कभी भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उस एंगल से समझें तो भी वही बात है। सो दिस इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर पास्ट indefinite। So why do we use it? To talk about habits or repeated activities and actions from the past, anything that जो repeat होता रहता था, any action। In the same way, used to, मैंने ऊपर model verbs की लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर if you could remember this one, used to, मैंने वहां पे कहा था used to, it is actually a past form, the second form of used to, और उसी की second form है of course used to। तो अब once again verb की first form। तो ये सारे actually past indefinite हैं, और past indefinite ही past की हैबिट के लिए, तो इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। अब कोई मुझे अपना हैबिट बताए,
अब मुझे पता है कि आपने यूज टू को यूज किया होगा पास्ट हैबिट्स के लिए, बहुत कम लोगों ने वुड को यूज किया होगा, और प्योरली पास्ट इंडेफिनिट को तो किसी ने ही यूज किया होता है, बिकॉज पीपल यूजुअली डोंट नो कि ये भी एक पॉसिबल यूज है. फॉर लेट मी टेल यू अबाउट माय हैबिट्स फ्रॉम द पास्ट. आई एम जस्ट मेकिंग इट अप. We used to bunk classes when we were in college. Used to, habit from the past, it's a repeated action. We would leave the classes before they would get finished. We would laugh, we would make noise in the classes, and teachers would send us out. So repeated actions from the past. And now, using past indefinite without any other, without using any of the helping verbs or any modal verb, we made noise in our classes, and teachers sent us out, kicked us out from the class. Another interesting way of talking about past. अब ये चीज तब तक पता नहीं चलती जब तक कोई बुक वगैरह ना पढ़ ले, एंड या फिर किसी को सुने ना. सो पास्ट की हैबिट्स के, तो मैंने यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे यूजेस की बात चली तो मैं जनरली सब की बात बताता हूँ. मैंने इंडेफिनिट में बताया, इंडेफिनिट आमतौर पे इंडेफिनिट टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग चीजों के लिए होती हैं. थिंग्स विच आर जनरली ट्रू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नोट्स बना लें, मैं हर चीज नहीं लिखना चाहता हूँ एक्चुअली. मैं चाहता हूँ आप भी कुछ काम करें. सॉरी, Can you repeat that, please? let me just write it down for you. You made me write these things. अच्छा, बता रहा था. जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ्स वगैरह जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, या इनकी जगह पे आप इनको कहें ऑलमोस्ट परमानेंट, बिकॉज देयर इज नथिंग व्हिच कुड बी कंसिडर्ड एज एवरलास्टिंग, इसलिए मैंने परमानेंट का वर्ड यूज नहीं किया. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज जस्ट लॉन्ग लास्टिंग, बट देयर कुड बी सम एक्सेप्शंस. इवन जब हम अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं ना, आई एम Zahir, I am Khan, I am Muhammad Ali, I am Zuhaib, I am Abu Bakr, I am Allah Ditta, whatever. वो सारे के सारे present indefinite ही हैं, because it's a general truth, it's a general fact, long lasting situation है. यानी आप आज अगर अल्लाह दित्ता है तो आप कल खुदा बख्श नहीं हो जाएंगे. You are the same. So एक fact है जो generally long पीरियड ऑफ टाइम के लिए सच होता है. इसी तरह एक और एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा. अब जो शख्स यहां पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह रहा है, वो ये नहीं कहेगा कि आई एम लिविंग इन रावलपिंडी. वो कहेगा आई लिव इन रावलपिंडी, चाहे वो यहां का बाशिंदा नहीं हो, लेकिन अगर उसका प्लान है कि कम से कम 2-3 सालों तक तो मैं यहीं पे हूं, या फिर किसी इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक, व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हेन यू आर लिविंग, और इफ इट्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यू लिव इन रावलपिंडी. अगर कोई 2-3 महीनों के लिए आया है तो देन वो कहेगा आई एम लिविंग इन या आई एम रिजाइडिंग इन, क्योंकि मैं कंटिन्यूस के ऊपर जब आऊंगा तो आई टेल यू कि वो नॉर्मली टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए. अच्छा, इंडेफिनिट का जो दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट है वो है रिपीटेड एक्शंस. अब इनकी तफसीलात बहुत ज्यादा हैं. मैं अपनी क्लासेस के अंदर, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के अंदर 12 यूजेस पढ़ाता हूं इंडेफिनिट टेंसेस के. अब उतनी तफसील की आपको जरूरत नहीं है. वैसे मतलब 2-3 और अहम बताऊं. टाइम टेबल एक चीज है, वो भी
प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होती है, हालांकि टाइम टेबल फ्यूचर का भी हो सकता है। इसलिए होता है क्योंकि दैट इज अ फैक्ट एंड दैट इज अ जनरल फैक्ट एंड दैट टाइम टेबल इज रिपीटेटिव। रिपीटेटिव यानी रिपीटेटिव जो है वो होता है जो बार बार रिपीट हो। सो रिपीटेटिव एक्शंस में आता है, वो रिपीटेड एक्शंस में टाइम टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं आवर क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM एवरी इवनिंग। तो स्टार्ट्स, अगर कोई मुझे कल का पूछे तो भी मैं कह सकता हूं द क्लास स्टार्ट्स एट। अगर यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया कि 24th को यूनिवर्सिटी ओपन होगी, तो अगर आप यूजुअली फेसबुक कैप्शंस वगैरह देखें यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स में, द यूनिवर्सिटी ओपन्स ऑन 24th of May। अगर डिसीजन हो, फिक्स्ड इवेंट हो, फ्यूचर का फॉर्मल लहजे में। हाँ, अगर कोई उसकी जगह पे विल कहता है तो इसका मतलब है कि अभी अभी डिसीजन ली गई है और उस एंगल से बात की गई है, बिकॉज लैंग्वेज इज सो फ्लेक्सिबल, रादर आई वुड से टू फ्लेक्सिबल टू हैंडल समटाइम्स। तो बात ये है कि यहां पे फिक्स्ड चीजों के लिए इंडेफिनिट टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। और भी बातें हैं, बस इतना समझ लो, इंडेफिनिट टेंसेस। जहां पे कंफ्यूजन होगी मुझसे पूछ लें। दूसरा हमारे पास एस्पेक्ट होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक्शंस होते हैं एक्चुअली ये वाला, इनकम्प्लीट, सिंपल। मैं ऑन गोइंग का लफ्ज भी नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि ऑन गोइंग भी एक्चुअली इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट एक्शंस क्या होते हैं? दूसरी चीज में टेम्परेरी हो सकती है। Incomplete actions, now think about them. Incomplete actions. For example, इस वक्त मैं क्लास में हूं, मैं क्लास ले रहा हूं, ये अभी क्लास खत्म नहीं हुई, सो मैं कहूंगा I am conducting a class। आप लोग कह सकते हैं we are taking a class। इवन मैं भी कह सकता हूं I am taking a class। सो कंटिन्यूअस है क्योंकि इनकम्प्लीट है। ऑन गोइंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती। मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट उस वक्त भी जब वो क्लास में नहीं है, with his family or friends, he could say I am taking classes for IELTS, although उस वक्त वो क्लास नहीं ले रहा। Why? Because action is not completed yet. For example, कोई कह सकता है I am reading Shashi Tharoor these days. He is a writer and a politician and a philosopher from India, and he is famous for his extraordinary vocabulary. And I would suggest कि आप जो उसने I think ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉल में एक उसकी स्पीच है, उसको जरूर सुने, about colonization of the Indian subcontinent by Britain। अच्छा, तो आप कह सकते हैं आई एम रीडिंग इकबाल these days। Why? Reading continuous action, क्योंकि इनकम्प्लीट एक्शन है, यू आर नॉट डन येट। अच्छा, अब यहां से मैं वापस एक और पॉइंट की तरफ रेफर करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद हो, आई एम गोइंग टू लाहौर ऑन सैटरडे। मैंने वहां पे ये बात की थी कि एक्चुअली लाहौर जाने का डिसीजन जब आप लेते हैं तो वो काम शुरू हो चुका है, चाहे आप ट्रेवल करना शुरू कर चुके हो या नहीं कर चुके, काम शुरू हो चुका है। अभी जब तक आप लाहौर जाते नहीं हैं, दैट एक्शन इज इनकम्प्लीटेड। तो आप फ्यूचर के लिए कह सकते हैं आई एम गोइंग टू लाहौर ऑन सैटरडे, आई एम गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट, अगर वो एक्शन इनकम्प्लीट के सेंस में देखा जाए। राइट। नेक्स्ट थिंग जो कंटिन्यूअस में है वो टेम्परेरी एक्शंस हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आई एम लिविंग इन रावलपिंडी, आई एम लिसनिंग टू some podcast these days। These days से पता चल रहा है कि this is a temporary action। I am listening to continuous। ये continuous future, present, past कहीं पे भी हो सकते हैं। And then जो तीसरा major aspect है वो है perfect।
कंटिन्यूस का उलट है, कंप्लीटेड एक्शंस के लिए है, या फिर इसको दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस। हर वो काम जो मुकम्मल हो चुका है वो परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस बनाए कोई शख्स, प्लीज। I have done my bachelor's. Yes, I have done my bachelor's. ये काम हो चुका है, हालांकि माजी में हुआ है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि इस वक्त वो मुकम्मल है ना, इस वक्त कंप्लीटेड है ना। यस, गुड। लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है? किसी से मिलना एज एन एक्सपीरियंस, किसी जगह पे जॉब करना एज एन एक्सपीरियंस, किसी जगह विजिट करना एज एन एक्सपीरियंस। आई हैव बीन टू लंदन मेनी टाइम्स, आई हैव बीन टू डोक काला खान मेनी टाइम्स, I have met Abdus Taridi. I have read many books on literature. ये सारे experiences और completed actions हैं. I have delivered 2 lectures on grammar already. So ये सारी चीजें जो completed हैं. अच्छा. So ये basic है. अब जो last aspect रहता है उसके ऊपर चलो बात कर ही लेता हूँ. Perfect continuous. परफेक्ट कंप्लीटेड है, कंटिन्यूअस इनकम्प्लीट है, तो ये क्या गेम हो सकती है कि भाई ये इनकम्प्लीट है कि कंप्लीटेड है? एक एग्जांपल सेंटेंस के जरिए समझा सकूंगा। ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सो परफेक्ट का हमने कहा कि कंप्लीटेड होता है, कंटिन्यूअस का हमने कहा कि इनकम्प्लीटेड होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है? सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फॉर 3 years. सो 3 years का काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट है, यानी कि 3 years पहले मैंने शुरू किया, 3 years हो चुके हैं, डन। 3 years का काम परफेक्ट है, कंप्लीटेड है, सो परफेक्ट टेंस हो गया। बट आई एम नॉट डन येट, अभी तो मैंने और काम करना है आगे। सो इसका मतलब है कि अभी काम उस सेंस में कंप्लीट नहीं है कि पूरा टास्क नहीं हुआ, लेकिन 3 years कंप्लीट हुए हैं, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अभी सेंटेंस बनाते हुए इन चीजों को आप ध्यान में रखें। तो ये मैंने सारे टेंसेस का जो यूज है उसको जनरलाइज करके आपके सामने रखा है, कहीं पे कोई डाउट वगैरह आ जाए तो पूछ लिए। Sir, there is a question between for and since. I think for हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हमारे पास numbers में कोई चीज होती है, और since में कोई like since Monday, since Tuesday, जब इस तरह कोई जनरल बात हो रही होती है। सिंस 17th ऑफ मई भी तो कह सकते हैं, नंबर्स नहीं, यहाँ पे ड्यूरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट की बात है। Okay. सिंस यूज होता है जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन हो। मुमकिन है आपके पास एंडिंग पॉइंट भी हो, लेकिन आप मेंशन स्टार्टिंग पॉइंट कर रहे हैं। मैं सेंटेंस भी बनाता हूं और फॉर हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन, मुद्दत, दौरानिया। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जांपल देखें। मैं जानबूझ के एक नंबर यूज कर रहा हूं ताकि आपके जहन में कोई डाउट है तो वो खत्म हो जाए। सो यहाँ पे सिंस हमने यूज किया, ये एक्शन शुरू कब हुआ था, बस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक है, और ड्यूरेशन जैसे यहाँ पे 3 years इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। अब हमने यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया कि आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सिंस 2018, नहीं कहा। दैट इज द की डिफरेंस।
जी, ये क्लियर हो रहा है बच्चों? जी सर. Okay. By the way, let's say if you're listening to some person from maybe US or any other person from maybe Britain sometimes who don't follow a lot of grammatical structures, तो जो सुपर मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न जो स्पोकन इंग्लिश है उसके अंदर सिंस और फॉर की जगह पे स्ट्रेट अवे ग्रामर को तोड़ के फ्रॉम यूज किया जा रहा है these days. You can watch movies and इधर उधर आप देख रहे हैं. Sometimes even I get astonished कि क्या हो रहा है. But actually language is evolving, particularly when it comes to the modern communication. Academic language ही कुछ अलग हो गई है. यानी जो जनरल जो लैंग्वेज है उसमें ग्रामर को बिल्कुल बहुत पीछे छोड़ा गया है. Let me give you an interesting example. When I was in university, I used to listen lectures of a very interesting teacher called university की बातें मैं नाम उसका भूल गया हूँ. हाँ, Tim McGee. So Tim McGee is an American teacher. He teaches literature. Very interesting lectures there are. Views बहुत कम है. You can find him on YouTube, but I liked him. अच्छा. So now when he talks to his students, he says, do you got me? See, do you got me? अब हम जो ग्रामर का उसूल अभी पढ़ के आए हैं वो है did you get me? लेकिन वो उसको तोड़. Now he is a professor of literature, जहां पे जुबान आला अक़दार के साथ होती है, आला मेयार के साथ. लेकिन ऐसा है कि लोग इनफॉर्मल सिचुएशंस में कुछ भी करते हैं, लेकिन बिकॉज इट्स आईएलटीएस सो हम बहुत केयरफुल रहेंगे. एग्जामिनर्स की टिपिकल सोच है, तो ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे. अच्छा चलें. हाँ, क्या बात हो रही थी हमारी? हाँ, हमारी बात हो रही थी अबाउट सिंस एंड फॉर. अच्छा, अब लेट्स गेट बैक टू यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स. में वहां से बात निकाल के ले आया था. अब हम वुड की हम एक यूज पढ़ चुके हैं, that you can use the modal verb would to talk about your past, repeated actions from the past. अच्छा, before we move on, can I get a sentence from Wajiha using would talking about past habits or repeated actions? It does not have to be a habit of a person. It could be anything that used to get repeated in the past. जहां जहां पे आप used to use कर सकते हैं वहां पे आप would use कर सकते हैं. I would like to take. That is a wish. वो भी एक use है would का. I would like to take a cup of tea, and what would you like to have? जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, I'd like to have pizza, and what would you like to have? Okay, I'd like to have a burger. Yes, sir. वो wish है, wish के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, I am talking about past. कि past की habit. Past habit. झूठी मोटी बना लें, we don't mind. Anwar. Naveed. Wake up, Sid. Okay. You were actually sleeping, I guess. No, sir. I thought you had dozed off. चलें, कोई नहीं. तहसील
Christina, maybe you could give it a try. I would love to read a lot. Maybe. Now this sentence, by the way, is interesting because this sentence can be used to talk about past and also for the future. So context will decide कि कौन सा है. So you should clarify अगर आप जब बात कर रही होंगी दायरे वहाँ पे कि आप किस ज़माने की बात कर रही हैं. Because I would love to read a lot is also sometimes possibly a wish कि future में I would love to read a lot because you can use would to talk about your wishes. So ये भी note कर ले. Would to talk about your wishes in future, and would to talk about your habits from the past, and would to talk about polite requests. Would you please help me with this? Would you please open the door? Would you please shut up? Would you please do this? Would you please do that? Polite requests के लिए would. फ्यूचर के विश के लिए वुड, इसके अलावा पास्ट हैबिट के लिए वुड, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए भी वुड. ये थोड़ा सा एडवांस्ड. Sir, for past, would can also be simply used for used to. Like I used to play cricket in my childhood days. So exactly. It could be, that's what I'm talking about. I would play cricket in my childhood days. Yes, right? yes, that's right. Yes, exactly. यानी used to जहाँ जहाँ आ सकता है almost वहाँ पे would भी आ सकता है. Yes. बिल्कुल. अच्छा. Almost similar चीजें हैं ये. अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहता. अभी देखिए hypothetical situation की मैंने बात की. देखिए कभी कभार हम किसी की रिक्वेस्ट को, स्पेशली जब हमें किसी जगह पे इनवाइट किया गया हो और वी डोंट वांट टू गो देयर, हम कहते हैं ओह डियर आई वुड लव टू बट ब्ला ब्ला ब्ला. ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मैं जरूर आता. सो ऐसी सिचुएशन जहां पे यू डोंट मीन समथिंग लेकिन यू अस्यूम इट, उसके लिए यूज करते हैं. मैं 2-3 सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ. कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं इनको, अगर किसी को मालूम हो. कंडीशनल सेंटेंसेस भी एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं इफ के साथ. अब इफ के 4 कंडीशनल्स हैं, फिर आगे 2 मिक्स्ड कंडीशनल्स आती हैं. ग्रामर की पूरी दुनिया है. आई डोंट वांट टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, बट 1-2 सेंटेंस बना के दिखाना चाहूंगा. सो एक ये है, ये भी हाइपोथेटिकल है. इसको कहते हैं सेकंड कंडीशनल. नाम लिख के रखें, बाद में जो जेल बुक है आई थिंक उसके पेज नंबर 50 के करीब कहीं पे पूरी डिटेल के साथ है. 4 कंडीशनल्स हैं. अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो इफ के साथ जो क्लॉज है उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इमेजिनरी थिंग्स इन इंग्लिश we always use past tense. इसीलिए would यूज हुआ है, इसीलिए worked यूज हुआ है. ठीक है, ये इमेजिनरी हाइपोथेटिकल है. और ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है. इस वक्त ये सेंटेंस तो अपने कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर का है. लेट्स से मैं प्रेजेंट के लिए ऐसी सिचुएशन बनाता हूं. सर ये पास्ट के लिए नहीं है? नहीं, ये पास्ट के लिए यूज नहीं होगा. वैसे ये स्ट्रक्चर पास्ट में, लेकिन ये पास्ट के लिए भी यूज नहीं होगा. पास्ट के लिए मैं अगला सेंटेंस बताता हूँ. नहीं मतलब जो जी बोले. मैं ये कह रही थी कि जो फर्स्ट सेंटेंस आपने लिखा इफ आई वर्कड हार्ड आई वुड सक्सीड, ये पास्ट नहीं है? नहीं, ये पास्ट नहीं है. ये है फ्यूचर. और जो इफ आई हैड हिज कॉन्टेक्ट नंबर आई वुड शेयर, ये प्रेजेंट और फ्यूचर. एक्चुअली ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट के लिए यूज हो सकते हैं, फ्यूचर के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन पास्ट के लिए यूज नहीं हो सकते.
वजह बता रहा हूं उसकी ये है कि असल में जब हम इमेजिनरी सिचुएशंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है, पास्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। ये जो है ये इस वक्त जो सामने आपको नजर ये है सेकंड कंडीशनल, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होता है। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि ये प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। अब मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में बनाता हूं, जिसको हम थर्ड कंडीशनल कहते हैं। ये पास्ट के लिए इसमें सेंस ऑफ रिग्रेट होता है, क्योंकि पास्ट है। और पास्ट देखिए, हम इस वक्त जो बात करें हम कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव सिचुएशन वो होती है जो एक्चुअल में ना हो। अब देखें जो चीज माजी में इमेजिनेशन है तो माजी में वो चीज हुई नहीं है, और अगर माजी में वो चीज हुई नहीं है तो अगर मैं फिर भी कह रहा हूं कि ऐसा होता तो इसका मतलब है कि मैं अफसोस का इजहार कर रहा हूं, एक तरह की विश है कि काश ऐसा हो जाता, बट इट डिडंट हैपन। इसलिए पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अब देखिए इसको यूं समझें, अगर इमेजिनेशन है प्रेजेंट या फ्यूचर की तो वो पास्ट में चली जाती है, पास्ट टेंस के अंदर। अगर वो पास्ट की इमेजिनेशन है तो वो पास्ट की पास्ट में चली जाती है, और पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। नहीं समझ आई बात? क्या कंफ्यूजन है, बोलें दोबारा। कौन सा वो स्पेसिफिक पॉइंट है जो नहीं समझ आ रहा? आपने कहा इमेजिनेशन जहाँ पे होती है, आपने कहा जहाँ इमेजिनेशन होती है वहाँ प्रेजेंट पास्ट में, एंड पास्ट में चला जाता है, और पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है। हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। सो यहां इसीलिए जब भी कोई इमेजिनेशन होगी, अगर आप देखिए इसमें दो चीजें होंगी, या तो अगर वो इफ क्लॉज है तो वो उसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, अगर वो इफ क्लॉज नहीं है तो हम उसमें वुड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी कहते हैं कि अगर तुम सदर होते, अगर तुम वजीर आजम होते तो तुम क्या करते, तो हम उससे पूछते हैं व्हाट वुड यू डू इफ यू वर अ प्रेसिडेंट। आर नहीं बोलते हम, क्योंकि वो इमेजिनेशन है, राइट? यस सर। तो वो प्रेजेंट के लिए, अगर प्रेजेंट की सिचुएशन के अंदर कोई इमेजिनेशन है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है और पास्ट वर्ब्स यूज होते हैं। लेकिन अगर पास्ट की इमेजिनेशन है तो वो सिंपल पास्ट में नहीं रहेगी, वो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। यस सर, समझ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनकी इन्वर्जन्स भी होती हैं, ग्रामर तो और कॉम्प्लेक्स है। अभी इसी सेंटेंस को अगर मैं इन्वर्ट करूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये भी तरीका, ये दोनों सेम चीजें हैं। तो अब इन्वर्जन असल में ऐसा होता है कि कोई भी नॉर्मल सिंपल सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस कन्वर्ट इट इनटू एन इंट्रो, बट वी डोंट मीन द सेम, वी डोंट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मीनिंग सही पॉजिटिव सेंटेंस वाली ही होती है, सिर्फ स्ट्रक्चर पास्ट में चला, इंट्रोगेटिव में चला जाता है, सवालिया में। जैसे अगर वैसे अगर देखा जाए तो हैड आई वर्कड हार्ड, ये तो सवाल है कि क्या मैंने मेहनत की थी, लेकिन वी डोंट मीन दैट। इन्वर्जन भी एक ग्रामर का बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन अभी मैं बहुत नहीं टाइम लगाना चाहता, बस इतना याद रखें कि इसको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। और भी बड़े ऐसे एडवर्ब्स हैं कि जहां पे ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी कंट्रोलिंग एडवर्ब्स हैं, एक तरह के नेगेटिव किस्म के एडवर्ब्स हैं, उन सब में इन्वर्जन हो सकती है। एक छोटी सी एग्जाम, वो किसी भी टेंस में हो सकती है, बाय द वे लाजमी नहीं कि यहाँ पे हो। मिसाल के तौर पे तो भी है। अब इसके अंदर एक नेगेटिव या कंट्रोलिंग एडवर्ब है, वो है नेवर। अब देखें, नेवर
Never have. Never. Have I visited? Yes. ये भी स्ट्रक्चर है, वैरायटी इसी से आती है अगर आप इनको इंक्लूड कर लें। बिल्कुल यही काम यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एडवर्ब नहीं था, लेकिन क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन थी तो हमने उसको इस तरह से कन्वर्ट किया। ये ग्रामर की पॉसिबिलिटीज है। नेवर के अलावा आप रेयरली, स्कार्सली यूज कर सकते हैं, seldom. All these are negative adverbs. अच्छा, खैर ये और बात यहाँ invert करें, सॉरी ये पूछ रही थी कि इन्वर्जन में ये सारे शुरू में आ जाएंगे, rarely, scarcely, seldom। बिल्कुल, ये सब शुरू में आएंगे। Scarcely have I watched a movie from Bollywood. Rarely do I visit my friends. ठीक है, तो वो बिल्कुल शुरू में आएगा सेंटेंस। और नेवर एवर भी है, वो भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, दो अल्फाज का। नेवर एवर हैव आई डन दैट, उस तरह का। अच्छा, हाँ, तो हम वुड की कहानी निकली थी। तो अब देखें वुड की जो स्पेशल यूजेस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे इस फॉर्म में बता दी हैं। ये इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की और पास्ट की। इसके अलावा जहां जहां विल आ सकता है, अगर उसी कहानी को पास्ट में लेके जाओ तो वो वुड हो जाएगा। ये याद रखो, इसीलिए विल की यूजेस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जाम्पल विल की एक यूज हमने कहा प्रॉमिस। आप फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से प्रॉमिस करता हूं कि आई विल बाय यू चॉकलेट्स। अब वो बच्चा बाद में आके मुझसे कहता है कि आपने कहा था कि यू वुड बाय मी चॉकलेट्स। सो विल की पास्ट फॉर्म के तौर पे। इसी तरह हमने कहा था प्रिडिक्शन। अगर मैं कहता हूं कि आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच टुडे, बाद में हार जाए तो कोई कहेगा कि oh yeah, you must be sad because you had said that Pakistan would win the match. See, वो will जो है, if it goes in the past, it becomes would as well. तो ये जो exceptional जो अलग uses थे, एक तो ये hypothetical situations वाली थी जो अभी हमने ये sentence में देखा third and second conditional के अंदर, and उसके अलावा you can use would to talk about polite requests, जैसे हमने कहा you can talk about wishes कि मैं ऐसा चाहता हूं, और then would is to talk about, used to talk about past actions which are repeated, which were repeated actually. So this is how would is used. And sometimes would is also used to talk about a possibility in a very careful tone. अब हमने इसको यूं समझना है कि कोई फैक्ट है, आम सच्चाई है, उसमें अगर मैं अपनी ओपिनियन को सॉफ्ट रखना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू साउंड रूड, आई डोंट वांट टू साउंड रिजिड एज वेल, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा टेंटेटिव थोड़ी सी बात करूं, राइट, देन मैं फिर वुड बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहना चाहूं कि in Pakistan many people get influenced by the advertisements that they watch on television. ये एक sweeping statement है कि ऐसा होता है। अगर if I want to make it sound a bit tentative, flexible, and I want to make it sound more polite and academic, तो मैं कहूँगा in Pakistan many people would get influenced. That's all that you need to know about would. Next कौन सा था भाई हमारा मॉडल वर्ब?
शाल। चले आज शाल को भी निपटा लेते हैं। देखो शाल ऐसी चीज है कि जो ट्रेंड में नहीं है, लेकिन जो चीज आजकल का एक ट्रेंड है कि ट्रेंड को तोड़ो, और क्योंकि ट्रेंड को तोड़ना एक ट्रेंड है, इसलिए लोगों ने शाल जो ट्रेंड में था उसको, उस ट्रेंड को तोड़ते हुए शाल को यूज करना छोड़ दिया। अब वो ट्रेंड बन चुका है, उस ट्रेंड को तोड़ने के लिए शाल को यूज करना चाहिए। ये एग्जामिनर को सरप्राइज करता है। आप किसी से बात करते हो ना, एक दिन कहीं पे विल की जगह शल लगा के मैसेज करते हैं, आगे वाले एक लम्हे के लिए ठहर के सोचता है कि व्हाट, सरप्राइज द एग्जामिनर, आई एम श्योर ही विल गेट इंप्रेस्ड। आपको पता होना चाहिए कहां यूज करना है। नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर स्टैंडर्ड क्लासिकल ब्रिटिश इंग्लिश में आई और वी के साथ यूज होता है नॉर्मली, आई शाल, वी शाल। लेकिन अब यहां पे एक और दुनिया आबाद होगी लैंग्वेज की, उसके ऊपर फिर मुझे बात करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि बातें अधूरी छोड़ना फिर मुझे, आई डोंट गेट सेटिस्फाइड दैट वे। बहुत सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं। कंपैरिजन में मैं एक सेंटेंस बनाना चाहूंगा। मैंगोज तो नहीं, लेट्स से I like grapes और I do like grapes में क्या फर्क है? I would love to hear from Wajiha. And I'm turning my camera for a while, and you guys turn on your cameras now. जी वजिहा। It's more advanced. I do like grapes. In some sense, yes. Actually, anything that is said does make sense in some sense. But यहां पे कुछ और है बात। Anyone, please, कोई भी बोले। Sir, I do. Sir, I Emphasize do करने के लिए मेरा ख्याल है। insist करने के लिए। emphasize करने के लिए, yes, to हाँ। emphasize your claim. बिल्कुल यही बात, बिल्कुल, वेरी वेल डन। आपको आइडिया है आप सबको। सो एम्फेसाइज करते हुए, यानी व्हेन वी पुट एम्फेसिस, ताकीद करते हैं, तो तब हम डू लगाते हैं। सेम इज द केस विद विल एंड शैल। तो जो लोग नॉर्मली शैल नहीं लगाते, वो किसी भी प्रोनाउन के साथ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सब के साथ अगर एम्फेसाइज करना चाहे तो शैल लगा सकते हैं। ये अमेरिकन, ब्रिटिश, कोई भी इंग्लिश हो, जो कहते हैं ना कि अमेरिकन इंग्लिश में शैल यूज नहीं होता, उनको चाहिए कि उनको सुने, और सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुन के तो नहीं होगा, एकेडमिक जो लोग हैं उनको भी सुना जाए, तो आइडिया होगा कि शैल इज आल्सो यूज्ड देयर व्हेन दे वांट टू emphasize or when they want to put emphasis on something. So shall हमेशा यूज हो सकता है। और emphasize कहाँ होता है? जहां पे कोई enforcement हो या कोई ताकीद हो। enforcement का लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि I could give you an example from the formal documentation जो पाकिस्तानी ऑफिस में होती है, गवर्नमेंट के जितने डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें अगर आप देखें तो इस तरह की डॉक्यूमेंट, the assistant commissioner shall inaugurate blah 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 blah, because there is an enforcement. गवर्नमेंट है ना, सरकार है। सो इसी तरह अगर आप कुरान या बाइबल की ट्रांसलेशन देखें तो वहां पे thou shall not kill, shall, क्योंकि एम्फेसिस है, ताकीद है। अच्छा सर, So ये shall और difference
शुड तो के अब डिफरेंस ऐसे पे के अंदर बात करनी भी अगर हम चाहें तो हम जी 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 शेल और शुड के डिफरेंस में एक तो बात करनी है और हम्म देन शुड एंड मस्ट के भी। हाँ, उसके ऊपर हम जा रहे हैं क्योंकि आगे वो भी आ रहे हैं मॉडल वर्ब्स, बिल्कुल। सो शल असल में विल का भाई है, ठीक है। ये इसका असल जो यूज है वो तो शल का ये है कि जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं इस सेंस में कि विल की रिप्लेसमेंट यानी एम्फसाइज करने के लिए। जो दूसरी यूज है शल की, दैट इज ओनली फॉर अ वेरी जिसको कहते हैं ना कि क्लासिक किस्म की सजेशन मतलब अगर आप बहुत ही सोबर लहजे में बात करना चाहें, सजेशन या ऑफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ चल रहे हैं और लेट्स से कि उसके पास बैग है कोई, आप कहना चाह रहे हैं शैल आई कैरी योर बैग, sort of an offer. Shall we take a cup of tea? What do you think about it? Shall we take a break? ये सारी suggestions and offers हैं। इसी तरह अगर कोई काम शुरू करना हो तो स्पोकन इंग्लिश में एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन हम कहते हैं shall we, shall we, shall we मतलब कि हम शुरू करें, shall we start? So ये suggestions और offers के लिए भी यूज होती है। अदरवाइज इसका बस एक ही यूज है, will की जगह पे आना। शुड के साथ इसका एक ही रिलेशन है और वो ये है कि शुड भी कभी कभार सजेशंस के लिए यूज होता है। शुड वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ? सो ये सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में। वरना शुड की और भी, जैसे शुड इज ऑल्सो यूज टू गिव रिकमेंडेशंस, जबकि शैल रिकमेंडेशंस के लिए इतना यूज नहीं होता। होता था शेक्सपियर के जमाने में, हाँ, इंस्ट्रक्शंस यानी एम्फेसाइज करते हुए होता है, लेकिन अगर हम किसी को पावर नहीं रखते तो हम उसको एम्फेसाइज नहीं कर सकते, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती, वहां पे मशवरा हो सकता है। तो मशवरों के लिए भी शुड इस्तेमाल होता है। और शुड और ought to एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। ought to बिल्कुल वहां यूज होगा जहां पे हम सजेस्ट करने के लिए शुड यूज करते हैं। सो शुड और ought to के अंदर जो सटल डिफरेंस है, मैं थक गया हूं टाइप करते करते, आप लोग नोट्स बना लें प्लीज, कि ought to जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हम शुड को थोड़ा सा ज्यादा इन्फोर्स करें, बिकॉज वी थिंक कि इट इज सम सॉर्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, जहां पे शुड को और ज्यादा स्ट्रेस के साथ बोल रहा हूं। अदरवाइज कोई मसला नहीं, वरना सेम है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इस हवाले से इतना परेशान होने की जरूरत है। बस आप जहां शुड यूज कर सकते हैं वहां पे ought to, और ought to का नेगेटिव जो है वो ought not to है। शुड का नेगेटिव शुड नॉट होता है। याद रखें कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसका नेगेटिव बनाने के लिए अगर उसके अंदर दो पार्ट्स हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट होता है उसके बाद नेगेटिव आता है। जैसे अगर विल हैव है, आई विल हैव कंप्लीटेड, तो पहला पार्ट जो है उसके बाद नेगेटिव वर्ब आता है। इसी तरह ought not to, you ought not to leave, I'm not referring to you, Ali. It's not messy at all. I missed your expressions because your screen was stuck. I'm having All right. issues with some internet today, but that's why. No worries at all. अच्छा, so ये बातें हैं should और shall के बीच में जो डिफरेंस है। अच्छा, मैं और भी मॉडल वर्ब्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अगला कौन सा था? हाँ, शुड के ऊपर हमने बात की अभी, और टू के ऊपर बात की, मे और माइट। ओके,
सबसे पहली तो जो बात है मैं के हवाले से वो ये है कि जैसे मैंने शुरू में एक बात की थी फॉर्मल परमिशन, जैसे मैंने कहा था कि मैं आई कम इन वाला जो बहुत ही फेमस जुमला है, सर मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर वाला। सो वहां पे इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट नो वन शुड से कैन आई, बिकॉज परमिशन जब फॉर्मली लेनी होती है तो वहां पे मैं यूज होता है। एक फॉर्मल परमिशंस के लिए मैं, और परमिशन मांगना और देना। मे आई यूज योर लैपटॉप फॉर अ व्हाइल? You may not, because I have a class to conduct in a while. तो परमिशन ना देने के लिए भी ऑफ कोर्स मैं ही होगा। दूसरी बात है पॉसिबिलिटीज के लिए, कैन को भी हमने पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया था और मे को भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता है। दोनों में फॉर्मल है मे एक्चुअली है ही फॉर्मल ओवरऑल मीनिंग में। सो हमने कहा था कि इट कैन रेन तो इट मे रेन, यू कैन पास यू मे पास। अच्छा, समटाइम्स हमें सिचुएशन देखनी थी कि हम किससे बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हम चेंज करेंगे अपने टॉन को। इसके अलावा मैं सजेशन के लिए भी, वंस अगेन वो सजेशन या ऑफर, सजेशन और ऑफर दोनों के लिए वो भी पोलाइट और फॉर्मल होगी। मे आई हेल्प यू विद इट, मे आई असिस्ट यू इन योर असाइनमेंट, वगैरह वगैरह। ये मैं है। में हमने पॉसिबिलिटी की बात की, अगर वीक पॉसिबिलिटी हो, जिस तरह कैन में पॉसिबिलिटी और कुड में वीक पॉसिबिलिटी थी, इसी तरह में पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्गर एंड फॉर्मल, माइट में पोलाइट तो है लेकिन वीक पॉसिबिलिटी है। इट माइट रेन टुडे, यू माइट रीच देयर इन टाइम, इट माइट टेक अस अ व्हाइल। ये तरीका है। जिस तरह हमने ऑफर की बात की मे के अंदर, कि पोलाइट ऑफर के लिए हम यूज कर सकते हैं मे, या पोलाइट सजेशंस के लिए माइट भी। अब जिस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है स्ट्रॉन्ग और वीक, इसी तरह ये जो अभी मैंने लास्ट बात क्या की थी, आई लॉस्ट माई थ्रेड। क्या बात की थी मैं? आप लोग भी सो ही रहे हो। अच्छा, मैं के लिए परमिशन की बात की थी आपने। हाँ परमिशन, हाँ परमिशन की तो बात होगी। मैं सजेशंस और ऑफर्स की बात कर रहा था। समटाइम्स हम में परमिशन के लिए भी यूज करते हैं सजेशंस ऑफर्स, अगर वो हम हेजिटेंट अंदाज में करें, सजेशंस ऑफर्स परमिशंस वगैरह हेजिटेंट यानी वीक तरीके से, तो तब हम माइट यूज करते हैं। अब उसकी एग्जांपल से पहले सोचें कि हम क्यों हेजिटेंट होंगे। समटाइम्स हम किसी परमिशन मांगते हैं, हमें डर लगता है कि ये बंदा आगे से झाड़ ना पिला दे। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, क्या मैं आज क्रिकेट मैच खेलने जा सकता हूं, मैं लेट आऊंगा। माइट आई गो टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। लेकिन एक बात बताऊं, ये सारी किताबी बातें हैं, एक्चुअली लोग कैन ही कहते हैं, लेकिन क्योंकि आयल्स है ना, तो आयल्स का एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों के साथ तो यूज करें अगर आप करना पड़े। हेजिटेंट इसलिए होते हैं, एक इस वजह से। दूसरी हेजिटेंशन इसलिए हो सकती है कि समटाइम्स वी डोंट मीन इट, वी जस्ट वांट टू शो दैट कि हम कितने कर्टियस हैं, इसलिए हम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यार चाय पी के जाना, माइट यू वांट टू टेक अ कप ऑफ टी, वी डोंट मीन इट। ऐसी सिचुएशंस में प्रेडिक्शन के लिए भी यूज होता है सर। हाँ, वो पॉसिबिलिटी के अंदर आ गया ना। वीक पॉसिबिलिटी इज एक्चुअली प्रेडिक्शन, यानी कि ऐसा हो सकता है वीक पॉसिबिलिटी। तो वो प्रेडिक्शन व्हेन वी आर नॉट सो श्योर अबाउट इट, तो हम ऐसा कहेंगे। नेक्स्ट दो सिबलिंग्स हैं हमारे पास, हैव टू और मस्ट।
हैव टू और मस्ट दोनों नेसेसिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें एक डिफरेंस है। जब आप हैव टू कहते हैं तो ये उस सिचुएशन में ये पता नहीं चल रहा होता कि डू यू लाइक इट और नॉट। जब आप मस्ट कहते हैं तो स्पीकर का ओपिनियन उसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि आई हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय 12 o'clock, इसका मतलब है कि वेदर आई लाइक इट और नॉट। मुमकिन है कि आई डोंट लाइक इट बट आई हैव टू डू इट। लेकिन जब मैं कहता हूं आई मस्ट कंप्लीट, इसका मतलब है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंप्लीट, देयर इज ए नेसेसिटी, लेकिन मैं कंप्लीट करना भी चाहता हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट इट टू हैपन। सो ये इसके अंदर डिफरेंस है। Okay, sir, sometimes people do get confused about must and should. So is there any tip that we can memorize to always get it right? Anything which, if not done, might have a result, might have a consequence, that in that situation we use must. If there is Sorry? no consequence, Can you please misal come again? ke taur pe, yes, if there is a consequence of not doing anything, of not completing an action, then we will use the word must. Okay. And if there are no consequences, but it is just an ethical responsibility. Ethical responsibility की ना पूरी करने से कोई सजा नहीं है. So in that sense, फिर हम यूज करेंगे should. For example, अगर मैं ये कहता हूँ किसी से कि you should be in time, इसका मतलब है कि मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप लेट हो गए तो मैं ऐसी की तैसी भेज दूंगा, कुछ भी नहीं होना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि you have to या you must be in time if you want to attend my classes, इसका मतलब है कि if that person comes late next time तो I will not let him in। तो जिम्मेदारी है, दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मस्ट तब यूज होगा जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा न करने से कोई पेनल्टी है, कोई सजा है, कोई नतीजा है, कोई कंसीक्वेंस है, कोई रैमिफिकेशन है। लेकिन शुड को पूरा न करने से कोई रैमिफिकेशन नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई बुरा नतीजा नहीं है। दैट्स द डिफरेंस। सो इन्फोर्समेंट है ऑफ कोर्स मस्ट के अंदर, और शुड में इन्फोर्समेंट नहीं है। ये डिफरेंस। अगर इन दोनों के हवाले से कोई और भी कंफ्यूजन मुमकिन है किसी और एंगल से आपके जहन में हो तो यू कैन आस्क। नहीं, जनरल यूसेज ही था वो, आई थिंक आप काफी क्लियर हो गए अबाउट दिस। फाइन। अच्छा, एक और मिसाल देके आगे बढ़ता हूं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि यू शुड टर्न द लाइट्स ऑफ व्हेन यू लीव द रूम। तो इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कर लो, अच्छी बात है, मुल्क के लिए बिजली बचाओ। लेकिन वही सेंटेंस इस तरह से भी कहा जा सकता है, यू मस्ट। इसका मतलब है कि अदरवाइज बिल ज्यादा आ सकता है। यू नो, वो कॉन्टेक्स्ट आप देखिए, स्पीकर के जहन में बात होती है। एक ही सिचुएशन को अभी हमने कुछ मिनट्स पहले एक सेंटेंस को 3 टेंसेस में देखा, बी गोइंग टू के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ। सो तीनों की तीनों फ्यूचर के किसी एक्शन के हवाले से वही बात हो रही थी। एक्शन भी सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ एंगल या पर्सपेक्टिव जो स्पीकर के जहन में होता है, दैट डिसाइड्स। नीड टू में कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, लेकिन देयर आर सम कंसीक्वेंसेस अगर वो पूरा ना करें। जरूरत है, नेसेसिटी है, बट नो इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मतलब कोई ऐसा शख्स सर पे सवार नहीं है, लेकिन न करने की सूरत में कुछ नताइज हो सकते हैं बुरे। सो इट इज समहाउ सिमिलर टू मस्ट एंड हैव टू। अच्छा, हैव टू जो है उसके हवाले से एक बात मैं बता दूं, बाकी जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं या सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, उनमें
हम नेगेटिव बनाते हुए जैसे नीड टू या ought टू के नीड नॉट या ought नॉट कहते हैं, हैव टू में हैव नॉट नहीं कहते, हम डोंट हैव टू कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बस। और यूज टू एक्चुअली मॉडल वर्ब है नहीं, लेकिन इसको भी मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये सिमिलर है, ये मॉडल वर्ब नहीं है बहरहाल एक्चुअली, नहीं ये सेमी मॉडल है। कुछ एक दो ग्रामर बुक्स में ऐसा कहा गया, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि ये रावी ज़ईफ है, ठीक है, यानी ये तफर्रुदात में से, एक्सेप्शंस में से, तो ये एक्चुअली पास्ट के लिए, क्योंकि मॉडल वर्ब वो होता है जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो सके। बाकी सारे मॉडल वर्ब्स यूज हो सकते हैं, यूज टू नहीं होता, सिर्फ पास्ट के लिए यूज होता है, पास्ट हैबिट्स या रिपीटेड एक्शंस के लिए, इसलिए उसकी यूज मैंने पहले ही बता दी। सो दैट्स ऑल अबाउट मॉडल वर्ब्स। मैंने जिस एंगल से समझा सकता था हर एंगल से मैंने बात की। मुमकिन है कोई बात आपके जहन में हो तो प्लीज डू आस्क। एंड अली, यू हैव मिस्ड द इनिशियल पार्ट, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लें, कोई सवाल हो तो पूछ लेना कल। श्योर। एंड और मैंने बी गोइंग टू और बी अबाउट टू की मैंने बात कर दी। मैं चाहता था कि आज आइल्स का राइटिंग का इंट्रो हो, लेकिन डिडंट हैपन। कोई बात नहीं, कल करते हैं इंट्रो। एंड कल जब इंट्रो कर ही लेंगे तो फिर हम टास्क 1 को शुरू भी कर लेंगे। अच्छा, कल से क्योंकि अभी जो आगे मैं देख रहा हूँ सिचुएशंस वो ये हैं कि सर स्केड्यूल 5 डेज हुआ है फाइनलाइज क्लासेस का या 6 डेज है? 5 डेज ही है फिलहाल तक। लेकिन कैंपस अभी ओपन होने लगा है, मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी तक अनाउंस नहीं किया, ना किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट किया, लेकिन अभी तक इनका प्लान यही है। कल की मीटिंग में ही बात हुई है कि अगर तो पॉसिबल होता है तो हम मंडे से करेंगे, क्योंकि अभी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है 23rd से पहले, वो आज हो रही थी, वो पोस्टपोन हुई है, तो शायद कल परसों में हो जाए, तो वील गेट टू नो कि क्या वो लॉकडाउन बढ़ा तो नहीं रहा इंस्टीट्यूट्स को मजीद तो नहीं। फिलहाल तक तो 23rd की बात है। तो अगर तो ये ओपन करते हैं, कहते हैं कि इंस्टीट्यूट्स SOPs को फॉलो करते हुए क्लासेस ले सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मंडे से हम कोशिश करेंगे कैंपस में आ जाएं। अगर नहीं भी होता तो हम, मेरी सजेशन यही थी, बिकॉज आई डू वांट टू रन सम क्लासेस ऑन कैंपस एज वेल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कांटेक्ट करके कह रहे हैं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि उनके इंटरनेट का बड़ा मसला होता है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे कुछ स्टूडेंट्स रिसेंटली, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन में आए ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली होता है कि जो स्टूडेंट जिस प्लेटफॉर्म पे पहले यूज टू हो जाता है ना, उसके बाद फिर वो फिर नहीं चल सकता। अच्छा, यूज टू से मुझे याद आया, अब आप कहेंगे यूज टू तो आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हो। यूज टू जब प्रेजेंट में यूज होता है तो वो किसी और सेंस में, और जब हम यूज टू प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज करते हैं तो उसके बाद हम एक्टिविटी बता रहे होते हैं। दैट्स नॉट अबाउट रिपीटेड एक्शंस, वो एडजेक्टिव है एक्चुअली। आई एम यूज्ड टू रीडिंग न्यूज़पेपर्स नाउ, बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीजें वो। तो ये बात जी तो मैं ये पूछ रही थी कि उनका क्लास भी तो ऑनलाइन नहीं होंगे फिर? नहीं, जो शाम की जो 8 to 9 क्लास है ऑनलाइन होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, ये तो चलती रहेगी। ये तो मैं पहले भी ले रहा था ना, इवन बिफोर दिस लॉकडाउन, आई मीन सिंस लास्ट ईयर आई हैव बीन टेकिंग दिस क्लास। सो ऐसा है कि अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने कैंपस भी आना है, तो क्लासेस अटेंड करना बंद ना करें, क्योंकि आई डोंट नो, क्या पता, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं होता। जिस तरह गवर्नमेंट जिस तरह से लूली लंगड़ी है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसी होती है। सो परसों फिर ये कहें कि नहीं बस ऑनलाइन चलाओ, तो फिर आपकी क्लासेस मिस होगी। तो फिलहाल आ जाओ क्लासेस में, जो लोग ऑन कैंपस आना चाह रहे हैं वो भी आ जाएं। सो दैट्स इट। और आज भी अच्छा बात सर, काफी ऑनलाइन के हमारे आई थिंक दिस इज द 4th वीक आई बिलीव जो भी कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद 3 वीक्स हो रहे हैं हमारे पास, 2 वीक्स हो रहा है। I don't remember, and you don't need to bother about it, क्योंकि
ड्यूरेशन से ज्यादा तो टाइम लग ही जाता है, चाहे कोर्स का टाइम 6 वीक्स का है या 4 का है, फिर भी 2 मंथ्स तक लग सकते हैं। डोंट बट वरी मेनली अबाउट हमारी अब राइटिंग और वही रह गई है अपना जो लिसनिंग रीडिंग। है। लिसनिंग भी हो गया था, रीडिंग रह गया। हाँ, राइटिंग और रीडिंग। हाँ, तो राइटिंग में जहां तक मुझे लगता है ना, ये आज 19th है, 28 तक बात जा सकती है ओके। मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो। मुमकिन है अगर मुझे मौका मिला एक्स्ट्रा टाइम लगाने का क्लासेस में तो मुमकिन है उससे पहले, वरना कम से कम इतना तो जाएगा। सो जून का जो फर्स्ट वीक होगा, मे बी 4th of जून तक, जो ये सेशन चला था आप लोगों का, जो जिन्होंने लिस्टिंग या स्पीकिंग से शुरू की थी, उनके लिए कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन जारी क्लासेस तो कंटिन्यू रहेंगी, साइकिल है पूरा। सो मुमकिन है कि हम अपने टाइम से पहले कोर्स कवर करें। जी जी अनवार। सर रीडिंग का मॉड्यूल किसी और जगह चल रहा है आपका? नहीं, जो 12:30 की क्लास थी उसमें मैं कम से कम 5-6 क्लासेस में डिफरेंट वीक्स में आधा आधा घंटा मैं कैमरे के सामने बैठा देखता रहा। सो बिकॉज नो वरी ज्वाइंड, इवन क्या नाम था अपने बच्चे का, वो स्टूडेंट था हमारा, ही वांटेड टू टेक क्लासेस, वो भी नहीं आया। सो मैंने अभी वो स्लॉट बिल्कुल बंद ही कर दिया है। सो अभी मैं अपना रूटीन नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहा, और वैसे भी मैंने अभी कैंपस जाना है, सो बस यही चलेगा। रीडिंग फिलहाल कहीं नहीं जा रही। कैंपस में होगा? कैंपस में अभी जब पहले दिन जाएंगे तो पहले दिन तो मेरा ख्याल है जनरल सी ही क्लास होगी, देखते हैं कि कौन सा मॉड्यूल ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं किया। अब सब कुछ मिक्स्ड अप है। पहले एक बिल्कुल प्रोसेस के थ्रू जा रहा था कि इस बैच में ये वाले स्टूडेंट्स हैं जिसमें ये वाला मॉड्यूल चलेगा। जब तक कैंपस में जाएंगे नहीं, कुछ पता नहीं चला। तो मेरा रीडिंग का थोड़ा सा इशू है, बाकी ये मैंने राइटिंग का लिया हुआ। मेरा ख्याल है कि एक बात बताऊं वैसे आपको, ऑनलाइन क्लास में ज्यादा टाइम होता है, ज्यादा सुकून होता है, और ज्यादा अच्छे से बात समझ आती है। Yes, क्लासरूम Exactly. एनवायरनमेंट में ये चीजें नहीं होती। जो लोग कैंपस में क्लासेस क्लासरूम लेते में हैं एक और डिफरेंट एक उसमें एक डिफरेंट इंटरेक्शन होती है, इधर एक डिफरेंट वो है। लेकिन ऑब्वियसली हाँ। टाइम का एज यहाँ पे है ऑनलाइन हमारे पास। इनफैक्ट आई वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। The reason I have joined this institute is just because I wanted to attend the classes in on some campus. So, but जब उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है वो ऑनलाइन ले लें क्लासेस, so I said नहीं, ऑनलाइन तो मैं फिर खुद से YouTube पे वीडियोस देख के कर लेता है। उन्होंने कहा आप लेके तो देखे ना। और वो हमारे HOD हैं एक सर अवैस, so they take online classes and alhamdulillah I have been very satisfied. I don't want to go to campus classes. I'm humble. So I think yeah, I'm going to continue with this online session. Brilliant. Thank you for your kind words. चलिए, I'm happy that after all कुछ तो है कि impact है, of course. चलें, if you guys are getting satisfied, तो बस यही एक्चुअल होता है कि जो भी एफर्ट है उसका कोई नतीजा निकले। सही है। और कैंपस में एक और भी इशू है, दोज हु हैव बीन टेकिंग क्लासेस उनको पता है कि there's a lot of disturbance. Like every half an hour कोई ना कोई फ्रंट डेस्क पे कोई ऐसा कैंडिडेट आ रहा होता है कि जिससे बात करने के लिए मुझे जाना होता है, क्योंकि sometimes people come and they start talking in English and the people who are there on reception desk usually they're not so fluent. So वो कहते हैं कि सर संभाल लें, तो या फिर किसी टीचर को बुला लेते हैं। तो जो भी टीचर जा रहा था, सो उसकी क्लास एक तरह से डिस्टर्ब हो रही होती है। जब आई एम टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन तो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम येस्टरडे की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। अदरवाइज मैंने अपने जितने भी यहाँ पे, एक्चुअली आई लिव इन एन अपार्टमेंट, तो आई हैव टोल्ड देम कि 8 to 10 नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। तो बिल्कुल सब जिप अप किए हुए होते हैं, नो म्यूजिक, नो नथिंग। तो अच्छा है, सुकून है, तो ज्यादा अच्छा आप लोग सीख रहे होते हैं। बहरहाल देखें, जो कैंपस में आती हैं वो वहां पे भी आएं। रीडिंग में अनवर आई रिकमेंड कि आप देखें, अटेंड करके क्लासेस, यू विल एंजॉय। ठीक है। बहरहाल कैंपस में भी अगर रीडिंग के लिए स्टूडेंट्स अगर रेडी हुए, जिस बैच में आप हैं 12:30 से 2 वाले में आई थिंक आप थे, तो आई डोंट माइंड किसी भी मॉड्यूल से शुरू कर लेंगे मंडे को। लेकिन अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, जब तक ऑफिशियली ये लोग अनाउंस नहीं करेंगे तब तक कुछ पता नहीं। ठीक है सर मैंने नेक्स्ट वीक में ना वो
टेस्ट बुक करना है इसलिए नेक्स्ट मंथ से भी। अनवार, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कई बार कहा कि कुछ लिख के भेजो, चुपचाप टेस्ट ना बुक कराओ बच्चे। ओके टेस्ट सर, देना बिफोर अपियरिंग इन द टेस्ट बड़ा इसेंशियल है, प्लीज समझो इस बात को। देखिए समटाइम्स माय स्टूडेंट्स के जो एफएससी किए हुए होते हैं ना, दे गेट 7+ बैंड स्कोर, एंड आई हैव हैड स्टूडेंट्स के जो पीएचडीज थे, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, नॉट बोस्टिंग ऑफ, they got very poor band score. Why? उनको ओवर कॉन्फिडेंस का मसला था। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो कह रहे थे बस ठीक है हमें बात समझ आ गई है। Unless and until you appear in a mock test or you submit some assignments, तब तक नहीं पता चलता। Same goes for speaking. मैंने हमेशा आपको ऑफर दी हुई है, जिस दिन भी किसी भी मॉड्यूल के एंड पे आप लोग स्पीकिंग करना चाहो, यू वेलकम। राइटिंग जब अभी शुरू होगी तो एवरीडे आपको असाइनमेंट मिलेगी, आप सबमिट कराएंगे तो फिर नाइकन के थ्रू आपकी बुकिंग होगी, वरना आप अपने जिम्मे पे बुकिंग करा लें। मैंने तो नाइकन में ये बताया हुआ है मैम रिस्फा वगैरह को कि जब तक मैं यस ना बोलूँ किसी की बुकिंग ना कराएं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि उससे मेरा भी अपना भी रिकॉर्ड खराब होता है कि भाई मेरे स्टूडेंट जा रहे हैं और वो बगैर किसी प्रिपरेशन के जा रहे हैं, एंड यू नो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अनवर, आप मुझे सिर्फ एक ऐसे लिख के भेजें, दो नहीं, एक रिपोर्ट और एक ऐसे लिख के भेजें। ज्यादा लिखने से प्रॉब्लम ये होगी कि आपने सेम गलतियां सब में रिपीट करनी है। एक एक लिख के भेजें, उनमें जो मिस्टेक्स होंगी आई लेट यू नो, आप उनमें रिफॉर्म्स ले आएं, नेक्स्ट टाइम दूसरा लिख लें, तो देखा ना 3 दिन के अंदर यू विल फील अ बिग चेंज। ओके सर, ठीक है, फिर बेशक आप चौथे दिन बुकिंग करा लें। सर ठीक है जी 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 सर, मॉक टेस्ट होगा? मॉक टेस्ट होगा, ऑन कैंपस क्लासेस हैं तो ऑन कैंपस भी होगा, वरना यहाँ पे भी होगा। जिसका कोर्स कंप्लीट होगा उसको तो वैसे भी 2-3 मरतबा हम टेस्ट उससे दिलवा लेते हैं, बिल्कुल होगा। और जो इवन जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अगर कैंपस पे क्लासेस हुई तो आप वहां पे भी आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स काउंट कि कितना आपने पहले टेस्ट प्रैक्टिस किया और कितनी मिस्टेक्स आपने अपनी ठीक की, इम्प्रूव की, सारी चीजें मैटर करती हैं। सो और कोई सवाल? एनीवन? बस? Yes. All right then. This is it. This is it for the day, and inshallah see you tomorrow. Inshallah. Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.